चैप्टर 22। अचानक सुहाना का चेहरा बदल गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई। होंठ कांपने लगे। मैंने उसे मार दिया, उसने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा। अन्वी एकदम सख्त हो गई। क्या मैंने उसे मार दिया? वो बुरा था, बहुत बुरा। सुहाना की सांसें तेज हो गईं, चेहरा डर से सख्त। वो अब झूले से उतरकर जमीन पर बैठ गई, सिर दोनों हाथों में थाम लिया। वो बुरा था, उसने उसने आगे के शब्द बस अन्वी के कानों तक ही पहुंचे। वो वाक्य पूरा नहीं कर पाए। तभी पीछे से कवि दौड़ते हुए आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ थी। सुहाना, वो उसके पास झुका, उसे बाहों में भर लिया। शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, देखो सब ठीक है। सुहाना उसके सीने से लगी सिसक रही थी। कवि ने नजर उठाकर अन्वी से कहा, अन्वी प्लीज, तुम जाओ बेटा। उसके लहजे में ममता थी, लेकिन साथ ही एक झिझक, एक अनकही सच्चाई का डर भी। अन्वी कुछ पल वहीं खड़ी रही। उसकी आंखें सुहाना और कवि के बीच झूल रही थी, एक बीमार माँ और एक असहाय पति के बीच दबी कोई अनकही बात। फिर उसने धीरे धीरे पीछे कदम बढ़ाए। बगीचे के रास्ते से बाहर निकलते हुए उसके मन में बस वही शब्द गूंज रहे थे। अन्वी की आंखों से आंसू ढुलक पड़े। दिल की धड़कनें मानो किसी अनजाने डर की तरह कानों में गूंज रही थी। सुहाना की बातें उसके मन में बार बार दोहराई दे रही थी। मैंने उसे मार दिया, वो बुरा था, बहुत बुरा। वो कुछ पलों तक वहीं खड़ी रही, जैसे जमीन ने उसके पैरों को जकड़ लिया हो। हवा का झोंका आया, पत्ते सरसराए, और उसके बाल चेहरे पर गिर गए। अन्वी ने कांपते हाथों से अपने गालों पर बहते आंसू पोंछे, पर वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने धीमे से खुद से फुसफुसाया, क्या बड़ी मॉम ने जो कहा, सब सच है। उसकी आवाज टूटी हुई थी, और दिल जैसे हजार टुकड़ों में बंट गया हो। उसने गहरी सांस ली, और भारी कदमों से अपनी कार की तरफ बढ़ी। चाबी लगाए, इंजन चालू किया, पर वहां से निकलते ही कार साइड में लगा दी। स्टीयरिंग पर दोनों हाथ टिकाकर वो झुक गई, चेहरा अपने बाजू में छिपा लिया। उसके अंदर की हलचल अब सिसकियों में बदल चुकी थी। वो रो रही थी, किसी दर्द के लिए नहीं, बल्कि उस दर्द भरे सच के लिए जो शायद अब तक उसकी पूरी जिंदगी का हिस्सा था, जिसे वो अब तक अनजान थी। कार के शीशे पर हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगी। हर बूंद मानो उसकी बेचैनी को और गहराई दे रही थी। अन्वी की नजरों के आगे सुहाना का कांपता चेहरा घूम रहा था। रात के करीब 9 बज चुके थे। शुभ बड़ी सी स्क्रीन के सामने बैठा गेम में डूबा हुआ था, फोन साइलेंट मोड पर रखा, थके हारे दिमाग को 1 घंटे की अजनबी दौड़ से थामे हुए। जैसे ही गेम खत्म हुआ और उसने फोन उठाया, स्क्रीन पर अनजानी संख्या से कई मिस्ड कॉल चमक रही थी। उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। वह लाल होठों पर उंगलियां चलाते हुए नंबर डायल करने लगा। न चाहिए था, पर जानने की बेचैनी ने उसे खींच लिया। फोन की दूसरी तरफ घबराई हुई आवाज फूटी, क्या अन्वी तुम्हारे साथ है? शुभ ने एक झिझक के साथ नंबर देखा और बोला, आप कौन? मैं अन्वी की मॉम हूँ, क्या आज तुम अन्वी से मिले थे? आवाज अब रंग रोगन रहित, कांपती सी थी। शुभ ने बिना सोचे समझे कहा, मैम आज मैं उससे नहीं मिला, कुछ हुआ क्या? अंतिम शब्द जैसे लहर की तरह बिखर गए। दूसरी ओर से आशी की आवाज कटी, अन्वी कहाँ है? दोपहर से उसका फोन बंद है, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। तुम्हें कुछ पता चले तो बता देना। और कॉल कट गई। शुभ के सीने में अजीब सी बेचैनी उठी। कल तक वही लड़की उससे मिलना टाल रही थी, आज अचानक गायब। दिमाग में सवालों का एक जाल फैल गया। उसने अपनी कार ली और शहर की रोशनी और सन्नाटे के बीच निकल पड़ा। हर मोड़ पर, हर लाल बत्ती पर, हर शोर में अन्वी की परछाई तलाशता हुआ। वहीं चौधरी हवेली में आशी अपनी ही चिंता की दालान में बंधी चली आ रही थी, कमरे से हिलती डुलती, एक जगह नहीं टिकती। उसकी छोटी छोटी घबराहटें चेहरे पर उभर रही थी। नेटवर्क की समस्या, बैटरी डाउन, ये सारे तर्क अब उसे सांत्वना नहीं दे पा रहे थे। करण, जो पास खड़ा था, बोला, आशी चिंता मत करो, वह लौट आएगी। पर आशी की आवाज में अब मातृत्व की चिंता के साथ साथ एक अनसुलझा क्रोध भी था। वह ऐसा कभी नहीं करती, प्रैक्टिस मिस नहीं करती, कंपटीशन नहीं छोड़ती, फोन बंद नहीं रखती। रात के 10 बज गए और वह अभी तक नहीं आए। वह हमेशा रात को तुम्हारे पास आती है। दूर कहीं। शुभ उसी लोकेशन की ओर बढ़ता हुआ खड़ा था जहां वह अन्वी को साथ लाकर छोड़ा था। वहां खाली सड़कों, बुझती हुई आंखों और चांद की फीकी रोशनी में अन्वी बैठी थी, आसमान की तरफ देखकर, चांद और सितारों की ओर जैसे कुछ पूछ रही हो। उसकी आंखें लाल सी, सुन्न सी, और होठों पर थकी हुई मुस्कान का एक झूठा किनारा। शुभ ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसका स्पर्श ठंडा था, पर भरोसे की गर्मी थी।
तुम यहाँ हो, उसने कहा। शब्दों में इतनी सादगी और राहत थी कि अन्वी की आंखों में झर्रा सा उमड़ आया। तुम्हारे माँ पापा तुम्हारे लिए कितने परेशान हैं, पता है ना? अन्वी ने शायद पहली बार बिना कुछ कहे सिर झुकाया। हवा में हल्की सी ठंडी खुशबू थी, इत्र की नहीं, किसी सूखे पत्ते की, जो टूट फूट कर भी सुगंध दे रहा हो। शुभ ने उसका हाथ अपने हाथ में कसकर पकड़ा, जैसे किसी पत्थर को थामकर उसे टूटने से बचा रहा हो। तुम्हें बताना चाहिए था, हमें बता सकती थी। किसी भी चीज ने तुम्हें ऐसा सोचने पर मजबूर किया। तो मैं, शब्द अधूरे रह गए। उसकी आंखों में क्रोध, डर, वचन सब थे। चलो तुम्हें हवेली छोड़ देता हूँ। इतना बोल शुभ अन्वी को अपनी कार की ओर ले गया। हवेली की खिड़की से अंदर की हल्की सी रोशनी बाहर तक फैल रही थी। आशी की चिंताजनक परछाइयां दीवारों पर लंबी लंबी बन रही थी। शुभ की कार हवेली के बड़े लोहे के गेट के सामने आकर रुकी। बाहर के लैंप पोस्ट की रोशनी में उसके चेहरे पर थकान और राहत दोनों झलक रहे थे। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अन्वी की ओर बढ़ा। चलो, उसने नर्म लहजे में कहा। अन्वी चुपचाप सिर झुकाए कार से उतरी। उसके कदम धीमे और भारी थे, जैसे हर कदम किसी बोझ से बंधा हो। शुभ ने आगे बढ़कर उसके लिए दरवाजा खोला। ऊपर बालकनी में खड़ी आशी ने जैसे ही अपनी बेटी को देखा, उसका दिल धड़क उठा। अन्वी, उसके मुंह से बस यही शब्द निकला और वह लगभग दौड़ती हुई नीचे आ गई। सीढ़ियों से उतरते वक्त उसके पैरों की रफ्तार उस मां की थी जो डर, गुस्सा और प्यार तीनों में डूबी हो। शुभ ने अन्वी की ओर देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता क्या हुआ है जो तुम वहां अकेली बैठी थी, लेकिन अगली बार जहां भी जाओ, अपने पेरेंट्स को बता कर जाना। वो लोग तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे। उसकी आवाज में कोई शिकवा नहीं था, सिर्फ एक हल्की सी चिंता थी जो अन्वी के दिल में चुभ गई। पीछे से आशी ने आते ही अन्वी को कसकर गले से लगा लिया, मानो उसे फिर खो देने से डरती हो। कहाँ थी तुम, बच्चा? पता है हम कितने डर गए थे। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखें भीग चुकी थीं। पीछे से करण आया और धीरे से आशी के कंधे पर हाथ रखा। आशी, अब बस करो, आ गई ना वो? वो ठीक है। आशी ने अपनी बेटी का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया। तुम रोई थी, है ना? किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? अन्वी ने नजरें झुका ली, होंठ सूख चुके थे। मॉम, मैं थक गई हूँ, उसने धीमे से कहा, मुझे बस थोड़ा रेस्ट करना है। उसके शब्दों में एक अजीब थकान थी, सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी। वो बिना किसी और बात के सीढ़ियां चढ़ गई। उसकी चाल में कमजोरी थी, जैसे किसी ने उसके अंदर की रोशनी बुझा दी हो। आशी कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर मुड़कर शुभ की ओर देखा। थैंक यू बेटा, उसने कहा, आवाज अब थोड़ी संभली थी। मेरी बच्ची को ढूंढने के लिए, वरना मेरे सारे गार्ड्स भी नाकाम रहे। शुभ ने बस हल्की सी मुस्कान दी। कोई बात नहीं आंटी, वो मिल गई, यही काफी है। उसने हाथ जोड़ हल्का सा सिर झुकाया और वापस अपनी कार की ओर बढ़ गया। इंजन की हल्की घरघराहट के साथ कार हवेली के गेट से बाहर निकल गई। आशी कुछ देर तक गेट के पास खड़ी रही, शुभ की जाती हुई कार की लाल टेल लाइट्स को देखती रही। उनमें एक अनकहा सुकून था, और शायद थोड़ी सी कृतज्ञता भी। फिर उसने सिर उठाया, हवेली की रोशनियों की ओर देखा और धीमे से खुद से बोली, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हवेली की ऊपरी मंजिल पर अन्वी अपने कमरे की खिड़की से वही लाल रोशनी देख रही थी। चैप्टर 23। अब आगे। अगला दिन, रावल ग्रुप का ऑफिस। सुबह के 10 बज रहे थे। रावल ग्रुप के हेड ऑफिस में रोज की तरह काम का शोर था, फोन की घंटियां, टाइपिंग की आवाजें और बीच बीच में स्टाफ की हल्की बातचीतें। लेकिन उस शोर के बीच एक कमरे में सन्नाटा पसरा था, रोनी रावल के केबिन में। वहां सामने बैठे थे सारांश, सफेद शर्ट और ग्रे ब्लेजर में, हमेशा की तरह संयमित। टेबल पर बिखरी कुछ फाइलें और लैपटॉप खुला हुआ था। वह शांत स्वर में अपने नए प्रोजेक्ट की डिटेल्स समझा रहा था, हर शब्द सोच समझकर, हर वाक्य नपेतुले अंदाज में। रोनी रावल ध्यान से सुनता रहा। कभी उसकी निगाहें स्क्रीन पर जाती, तो कभी सारांश के चेहरे पर टिक जाती। कुछ देर बाद उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, सारांश, काम तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन एक बात पूछूं? सारांश ने बिना ऊपर देखे कहा, जी सर। रोनी ने सहज स्वर में कहा, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? ये सवाल इतना साधारण था, पर उसके असर ने माहौल को भारी बना दिया। सारांश की उंगलियां कीबोर्ड पर ठिठक गईं। उसने धीरे से गहरी सांस ली, फिर सिर उठाकर बोला, सर प्लीज, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मैं मिक्स नहीं करना चाहता। उसकी आवाज में कोई रूखापन नहीं था, बस एक सीमा रेखा थी, स्पष्ट और अडिग। रोनी कुछ पल उसे देखता रहा। उसकी आंखों में फिर वही जिज्ञासा लौट आई, जैसे किसी बंद दरवाजे के पीछे की झलक देख लेना चाहता हो।
लेकिन सारांश पहले ही उठ चुका था। उसने फाइल बंद की, एक हल्की मुस्कान दी और बोला, अगर किसी रिपोर्ट की जरूरत हो तो मेल कर दीजिएगा, मैं वहीं से भेज दूंगा। इतना कहकर वह धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। दरवाजा बंद होते ही रोनी ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक उलझन थी। वह कुर्सी पर पीछे टिकते हुए बुदबुदाया, ये लड़का जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। हर जवाब में कुछ छिपा है, और शायद वही बात मुझे इसे और दिलचस्प बना रही है। वह उठकर खिड़की की ओर गया, जहां नीचे शहर की सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही थी। फैमिली, उसने धीमे से कहा, कभी कोई उस शब्द से भागता नहीं, जब तक कि उसमें कुछ ऐसा न हो जिससे भागना पड़े। वह हल्के से मुस्कुराया, फोन उठाया और अपने असिस्टेंट से कहा, विक्रम, जरा इस लड़के का बैकग्राउंड देखो। क्वाइटली फोन रखते हुए उसने धीरे से कहा, सारांश, अब देखते हैं तुम्हारे रहस्य कितने गहरे हैं। चौधरी हवेली। धीरे धीरे पर्दों से छनती धूप कमरे में फैल चुकी थी। अन्वी ने करवट बदली तो घड़ी की सुइयां 10 बजने का इशारा कर रही थी। ये पहली बार था जब वह अपनी दिनचर्या से इतनी पीछे रह गई थी। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर योग और रनिंग करना उसके जीवन का हिस्सा था। पर आज नींद जैसे उसके भीतर की थकान को समेटे हुए थी। वह बिस्तर से उठी, बालों को झटकते हुए नीचे उतरी तो हवेली के लिविंग एरिया में रणधीर चौधरी बैठे दिखाई दिए। उनके सामने रत्ना देवी, राजजी और संदीप जी भी मौजूद थे। वातावरण में एक गंभीरता थी, जैसे कोई बात अधूरी छूटी हो। अन्वी, रणधीर चौधरी की गहरी आवाज कमरे की खामोशी को चीर गई। तुम उस लड़के शुभ से मिलने गई थी। उन्होंने पैनी नजरें अन्वी पर टिकाई। क्या सोचा तुमने? अन्वी कुछ पल के लिए जड़ सी रह गई। उसकी निगाहें अनायास सीढ़ियों की ओर उठी, जहां से करण और आशी नीचे उतर रहे थे। उनकी आंखों में चिंता थी, पर शब्दों में नहीं। अन्वी ने नजरें झुका ली, फिर धीरे से बोली, बड़े दादाजी, मुझे शुभ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आपकी मर्जी। इतना कहकर वह मुड़ी और हवेली के बड़े दरवाजे से बाहर निकल गई। पीछे सबकी निगाहें बस उसे जाते हुए देखती रह गईं। वह कार तक पहुंची ही थी कि आशी ने पुकारा, अन्वी। अन्वी पलटी तो देखा, आशी तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। चेहरे पर मां की झलक और आंखों में चिंता थी। तुमने मुझसे कहा था तुम्हें शुभ से दोबारा नहीं मिलना। आशी की आवाज में गुस्सा नहीं था, बस डर था। अब तुम शादी के लिए कैसे बोल सकती हो? देखो बच्चा, तुम पर कोई प्रेशर नहीं है, समझी? जो तुम्हारा दिल कहे वही करो। अन्वी की आंखें भर आईं। उसने झट से आगे बढ़कर आशी को कसकर गले लगा लिया। मॉम, उसकी आवाज रुक रुक कर निकली। हाँ, मैंने कहा था कि मैं उससे दोबारा नहीं मिलना चाहती। हम दोनों की दुनिया अलग है और यह सच है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। बहुत सोच समझकर यह फैसला किया है मैंने। फिर अन्वी ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे। थोड़ा पीछे हटकर बोली, मॉम, मुझे अब किसी काम से बाहर जाना है। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। बाय। आशी वहीं खड़ी रह गई, जैसे उसके शब्द हवेली की हवा में घुल गए हों। अन्वी की कार दूर तक जाती रही, और आशी बस उसकी जाती परछाई देखती रही। निशी का हॉस्पिटल। अंश और निया, सोना को थामे तेजी से निशी के क्लिनिक पहुंचे। निशी पहले से ही तैयार थी, जैसे उसे सबका इंतजार हो। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अंदर ले आओ उसे, जल्दी। सोना डर के मारे अंश की बाहों पर अपनी बाहों लिपटी थी। उसके नन्हे हाथ कांप रहे थे, आंखों में एक अजीब सी खालीपन था। निशी ने उसका चेहरा थपथपाते हुए कहा, डर मत बच्ची, मैं दर्द कम कर दूंगी। जैसे ही उसने सोना के जख्मों को साफ किया, उसका चेहरा एक पल को सफेद पड़ गया। वो अंश और निया की ओर मुड़ी। दी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जख्म बहुत पुराने हैं। शायद कम उम्र में इतने टॉर्चर के बाद इसका दिमाग कुछ हिस्सों में रुक गया है। अब इसे सिर्फ प्यार, अपनापन और बहुत केयर की जरूरत है। निशी की आवाज धीमी पड़ गई। शायद ये ठीक हो जाए, लेकिन शायद सुहाना भाभी जैसी कभी नहीं ठीक ना हो पाए। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। नेहा की आंखों में आंसू थे, अंश ने बस सिर झुका लिया। नेहा सोना को लेकर घर लौट आई। अंश की आंखों में अब बस आग थी। वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा। जेल की सलाखों के उस पार वही चेहरे थे, जिन्होंने मासूम सी सोना से इंसानियत छीनने की कोशिश की थी। अंश का नियंत्रण टूट गया। वो अंदर घुसा और एक एक कर उन सभी को बुरी तरह पीटने लगा। हर बार में उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम लोगों ने बच्चे पर हाथ उठाया था, अब ये हाथ तुम्हें जवाब देगा। पीछे से दो हवलदार दौड़े। सर, बस कीजिए, छोड़िए उन्हें। उन्होंने अंश को जबरदस्ती पीछे खींच लिया। अंश की सांसें तेज चल रही थी,
आंखों में आंसू और आग दोनों थे। नेहा ने सोना को अपने कमरे में बिठाया। थोड़ी देर बाद खाना लेकर आई, हल्का सूप और रोटी। चलो बेटा, थोड़ा सा खा लो। सोना ने बस सिर हिलाया और धीमी आवाज में बोली, नहीं, हीरो से खाना है। नेहा ने प्यार से पूछा, कौन हीरो? सोना ने अपनी छोटी उंगली अंश की तस्वीर की ओर उठाई। हीरो, वही जिसने बचाया। नेहा की आंखें भर आईं। वो मुस्कुराकर बोली, ठीक है, जब हीरो आएंगे तब तुम्हें वही खिलाएंगे। सोना मुस्कुराई और पहली बार उसके चेहरे पर एक हल्की सी चमक दिखी। कमरा जैसे थोड़ी देर के लिए रोशनी से भर गया था। चैप्टर 24। अब आगे। सूरज ढलने को था। आसमान के किनारों पर सुनहरी किरणें अब धीरे धीरे लालिमा में बदल रही थीं। वही सनसेट पॉइंट जहां कभी शुभ और अन्वी की पहली मुलाकात हुई थी। आज फिर वही दो परछाइयां एक दूसरे के सामने थीं, मगर माहौल बदला हुआ था। हवा में ठंडक थी और दिलों में अनकहा बोझ। शुभ अपनी बाइक से उतरकर पत्थर की रेलिंग पर टिक गया। उसने जैसे ही पीछे से आती कार की आहट सुनी, उसकी आंखें अपने आप उस तरफ मुड़ गईं। सामने वही चेहरा था जो अब कुछ और गंभीर, कुछ और थका हुआ लग रहा था। अन्वी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसके कदमों की आवाज और हवा की सरसराहट के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। शुभ कुछ कहने ही वाला था कि अन्वी ने खुद ही बोलना शुरू किया। उसकी आवाज स्थिर थी, मगर भीतर से कांप रही थी। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी है। उसने शुभ की आंखों में देखते हुए कहा। उम्मीद है तुम ना नहीं कहोगे। शुभ के चेहरे की मांसपेशियां जैसे कुछ पल को जड़ हो गईं। वह कुछ नहीं बोला, बस गहरी सांस लेकर उसकी ओर देखता रहा। आसमान की लालिमा अब धुंधली नीली हो रही थी और उनके बीच एक खामोश सवाल तैर गया। क्या ये किसी नए आरंभ की शुरुआत थी या किसी पुराने रिश्ते का अंत? अन्वी पलट गई। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और सूरज की आखिरी किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। जाने से पहले उसने पीछे मुड़े बिना बस इतना कहा, लेकिन इस शादी से कोई उम्मीद मत रखना। शुभ ने उसकी परछाई को ढलते सूरज में गायब होते देखा। आसमान अब पूरी तरह अंधेरा हो चुका था, जैसे दिन ने उम्मीद छोड़ दी हो, या शायद किसी नए सवेरा आने की तैयारी कर रहा हो। वहीं दूसरी ओर रावल मैंशन, शाम का वक्त। महल जैसे हवेलीनुमा घर में हर चीज क्लासिक और महंगी थी, लेकिन माहौल में थोड़ी अजीब सी बेचैनी थी। सास की कार जैसे ही पोर्च में आकर रुकी, अंदर स्टाफ ने फौरन दरवाजा खोला। सिद्धि ने गहरी सांस ली। आज वो किसी कंपनी की असिस्टेंट नहीं थी, बल्कि अपने बॉस की नकली गर्लफ्रेंड बनकर उसके परिवार से मिलने जा रही थी। सास ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रिलैक्स मिस सिद्धि, यह कोई इंटरव्यू नहीं है। बस मेरी मॉम को यकीन दिलाना है कि मैं अकेला नहीं हूँ। सिद्धि ने नजरें नीचे करते हुए कहा, आपके लिए आसान होगा, मेरे लिए नहीं, सर। सास ने हंसते हुए जवाब दिया, कभी किसी ने कहा है तुम बहुत ज्यादा सोचती हो? सिद्धि कुछ कह पाती इससे पहले ही सास के कदम घर के दरवाजे के अंदर जा चुके थे। नाज रावल पहले से ही सोफे पर बैठी थी, एक हाथ में चाय का कप और दूसरे में अखबार। जैसे ही उन्होंने सास और सिद्धि को साथ देखा, उनके चेहरे पर वही क्लासिक एक्सप्रेशन उभरा, आश्चर्य भी और ताना भी। अरे वाह, उन्होंने अखबार मोड़ा, आज तो हमारे साहबजादे ने चांद को भी साथ ले लिया। बताओ सास, कौन सी एक्सक्यूज तैयार की है आज? सास ने मुस्कुराकर कहा, एक्सक्यूज नहीं मॉम, इंट्रोडक्शन है। ये है सिद्धि, मेरी। वो रुक गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मेरी गर्लफ्रेंड। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। मैं तो इससे ऑफिस में मिल चुकी हूँ। नाज के होंठों पर ताना था, आवाज में एक अजीब सा गर्व। अब तुम्हारे डैड को भी तो पता चलना चाहिए कि उनका बेटा उनकी नाक के नीचे क्या कर रहा है। सीढ़ियों की तरफ बढ़ते कदमों की आहट हुई। रोनी और ऋषि नीचे उतर रहे थे, दोनों के चेहरों पर अलग अलग भाव थे। रोनी के चेहरे पर ठंडी हैरानी, जबकि ऋषि की आंखों में चिंता थी। सास ने आगे बढ़कर ऋषि और रोनी दोनों को गले लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, पापा, ये सिद्धि है, मेरी गर्लफ्रेंड। रोनी की निगाहें एक पल के लिए सिद्धि पर ठिठकी। ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे किसी फाइल का मुआयना कर रहे हों। फिर धीरे से बोले, तो तुम हो जो मेरे बेटे की जिंदगी में आकर इस घर की बहू बनना चाहती हो। ऋषि ने तुरंत रोनी की बांह पकड़ ली, जैसे चेतावनी दे रहा हो। रोनी, ऋषि हंसते हुए सास बोला, इतने दिनों बाद घर आया है, कम से कम अपने बड़े पापा को अपने हाथ की कॉफी तो पिला दे। सास ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी सिर हिलाई। सास सिद्धि को इशारा करते हुए किचन की ओर चला गया। जैसे ही वो ओझल हुआ, रोनी ने नाज की ओर मुड़कर कहा, जाओ, अपने बेटे की मदद कर दो।
फिर जेब से एक ब्लैक कार्ड निकाला, इसे सिद्धि के सामने टेबल पर रखते हुए बोले, इसमें इतना पैसा है कि जिंदगी भर मजे से गुजार सकती हो। ले लो और मेरे बेटे की जिंदगी से दूर चली जाओ। सिद्धि ने नजरें झुका ली, लेकिन आवाज में दृढ़ता थी। सर, मैं सास सर के पैसों के लिए यहाँ नहीं हूँ। मैं खुद कमाकर खाने में यकीन रखती हूँ। ऋषि ने लंबी सांस ली, फिर मुस्कुराया। रॉनी अंकल तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे, पर याद रखना, अगर ये सब पैसों के लिए नहीं, तो वजह कोई और भी नहीं होनी चाहिए, वरना मैं वो करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। सिद्धि मन ही मन बोली, सब जानकर ही तो यहाँ आए हूँ, जो आप कर चुके हैं। तभी नाज की आवाज कमरे में गूंजी, बस अब बहुत हुआ, मेरी बहू को ऐसे डरा क्यों रहे हैं आप लोग। वो आगे बढ़ी, सिद्धि के पास बैठकर उसके बालों पर हाथ फेरा। इन सब की बातों पर ध्यान मत देना। बताओ, क्या खाओगी? आज डिनर तुम्हारी पसंद से बनेगा। नाज की बात सिर्फ बात नहीं, उसमें माँ का स्पर्श भी था। रात गहराने लगी थी, शहर की सड़कें अब खाली थी, और कार की हेडलाइट्स ठंडी हवा को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। वह स्टीयरिंग पकड़े चुप बैठी थी, होंठ सिले हुए, पर भीतर बहुत कुछ टूट रहा था। हर मोड़, हर रेड लाइट उसे उसी पुराने रास्ते की याद दिला रही थी, उस रास्ते की जहां कभी वेद उसके साथ बैठा हंसता था। मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। वेद की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। वह जानती थी, ये वही आवाज थी जिसने कभी उसे दुनिया की सारी आवाजों से ऊपर रखा था, और अब वही आवाज उसके सबसे बड़े सन्नाटे की वजह थी। घर पहुंची तो जिंदल मेंशन में सन्नाटा पसरा था। लाइट्स बंद, गलियारों में बस उसी के कदमों की ही आवाज गूंज रही थी। कमरे का दरवाजा बंद करते ही उसकी सांस भारी हो गई। वह अलमारी के पास गई, दराज खुली, और वहां पड़ा वो पुराना सिल्वर फ्रेम उठा लिया। अंदर वही तस्वीर थी, वेद और वह, मुस्कुराते हुए, किसी कॉलेज फेस्ट पार्टी की शाम का दृश्य। वह धीरे से जमीन पर बैठ गई, फ्रेम को गोद में लेकर बोली, क्यों किया था तुमने ऐसा, वेद? तस्वीर की मुस्कानें जैसे उसका मजाक उड़ा रही थी। आंखों से आंसू टपक कर तस्वीर पर गिर रहे थे। वो बुदबुदाए, क्यों किया तुमने ऐसा वेद? अगर दूर ही जाना था तो इतना पास क्यों लाए? तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। देविका ने सिर उठाया, सामने देव खड़ा था। अब भी वही लड़का। देव की आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। देविका ने जल्दी से आंसू पोंछे, डैड, कुछ रिश्ते भुलाए नहीं जाते, वो मेरा पहला प्यार था। देव गहरी सांस ले पास आया, उसके बालों पर हाथ फेरा। पहला प्यार जिंदगी नहीं होता बेटा, पर अगर इस बार उस लड़के ने तुम्हें फिर से रुलाया, तो इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। देविका की आंखों से फिर आंसू छलक पड़े। उसने उठकर अपने पिता को कसकर गले लगाया। डैड, मैं बस एक जवाब चाहती हूँ, क्यों किया उसने ऐसा? देव ने उसकी पीठ थपथपाई। तो जाओ, जवाब ले आओ, पर याद रखना, अगर वो जवाब तुम्हें फिर तोड़ गया, मैं उसे नहीं बख्शूंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया, बस देविका की सिसकियां दीवारों से टकरा रही थीं। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट के इंतजार में जरूर बताएं कहानी कैसी लग रही है।